हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत है। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के पुस्तक विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग ने सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक आदि पाठों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग इस पुस्तक के अंतर्गत इकाई 7 अर्थात पाठ 7 जंतुओं में जनन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जननांग, निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन, जरायुज एवं अंडयुज का अध्ययन करेंगे। साथियों, यदि आप सभी लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमें प्रेषित करिएगा, जिससे हमें अपने वीडियो में सुधार करने तथा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमारे मनोबल को नया ऊर्जा प्रदान हो सके। आइए साथियों, हम लोग बिना देर किए हुए अपने लेसन जंतुओं में जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम सभी लोग देखते हैं कि जो प्रजनन होता है वह सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। प्रजनन जो होता है सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। इस वायुमंडल में, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर जिसमें भी पोषण करने की क्षमता होती है, अर्थात जो भी पोषण करते हैं या जिसमें सांस लेते हैं, उन सभी जीवों में या तो पोषण करते हो या फिर सजीव हो या फिर उनमें सांस लेने की क्षमता हो, उन सभी जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वह उनका प्रमुख लक्षण होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जो जीव होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसा नया जीव उत्पत्ति करता है। तो जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। अर्थात जो भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को आगे तक निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करता है, वही क्रिया क्या है? प्रजनन क्रिया होती है। जंतुओं में जो प्रजनन क्रिया होती है वह दो विधियों से होती है। इस पुस्तक के माध्यम से आप सभी को बताया गया है कि जो जंतुओं में प्रजनन की विधियां होती हैं, जनन की जो विधियां होती हैं, वह प्रमुख रूप से दो विधियां होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हम सभी लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है कि आप लोग पिछले कक्षा में अर्थात क्लास 7 में आप लोगों ने पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर लिया है। आप सभी लोगों ने पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर लिया है और कक्षा 8 में जंतुओं में जनन के अंतर्गत हम सभी लोग जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी हम अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि पिछली कक्षा में आपने पौधों के अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन किया है। अब हम लोग जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बात हो चुकी है। जंतुओं में बिना जनन अंग के, अब देखिए, जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जंतुओं में अगर जनन अंग के बिना ही यानी कि नर जनन अंग या मादा जनन अंग, इन दोनों के बिना ही प्रजनन की जो विधि होती है वही अलैंगिक जनन कहलाती है। यह कई प्रकार से होती है। कई प्रकार से कैसे कैसे होती है? मुकुलन के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा होता है, बहुविभाजन के द्वारा होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, जो है आपके पुस्तक में क्रियाकलाप के माध्यम से दिया हुआ है, क्रियाकलाप 1, जिसमें दिया है कि हाइड्रा के अस्थायी स्लाइड को आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन कीजिए। दिखाई देने वाली संरचना का साफ चित्र बनाइए। यह क्रियाकलाप है। क्या शरीर में उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखते हैं। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं, यह मुकुल होते हैं।
क्या होते हैं? यह मुकुल होते हैं। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाते हैं और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि जो जंतुओं में है अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है, उसमें मुकुलन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुकुलन, द्विखंडन और बहुविभाजन के द्वारा जो होता है, तो हम मुकुलन विधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मुकुलन के बारे में बताते हुए पुस्तक में हाइड्रा का उदाहरण दिया गया है। हाइड्रा के संरचना को आप लोग देखिए, जो आपके बुक में दिया हुआ है। हाइड्रा जो होता है, इसमें कुछ समय के पश्चात एक मुकुल निकलता है, और यह मुकुल जो होता है अपने जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और अलग होकर के हाइड्रा की तरह ही अपने नए आकृति को प्रदान कर लेता है। तो यह विधि जो होती है यह मुकुलन द्वारा होता है, यह मुकुलन विधि कहलाती है। इसी तरह से इस पुस्तक में अमीबा और प्लाज्मोडियम के बारे में भी दिया हुआ है। जैसे देखते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु है। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है, जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंत में अमीबा का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्र मौजूद रहते हैं। आगे देखते हैं कि इस प्रकार से एक ही अमीबा दो संतति उत्पन्न करता है। परिपक्व शरीर को दो भागों में बांटकर अमीबा अपना अस्तित्व खो देता है। प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को, जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अमीबा के अतिरिक्त कुछ जीवों जैसे मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम आदि में जो जनन क्रिया होती है वो विभाजन के द्वारा होती है। तो अर्थात अमीबा में जो जनन क्रिया होती है वह द्विखंडन द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम में जो जनन क्रिया होता है वह बहुविभाजन के द्वारा होता है। इसे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह एक प्लाज्मोडियम की संरचना है। ये इसमें बहुविभाजन के द्वारा ही नए नए प्लाज्मोडियम का निर्माण हो रहा है। और अमीबा जो है, अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है। इसके जो केंद्रक होते हैं दो भागों में बढ़ जाते हैं और नए नए अमीबा का उत्पत्ति करते हैं। तो अमीबा में जो है अलैंगिक जनन होता है वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन द्वारा होता है, और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा होता है। इन सभी के बारे में हम लोग देख लिया। अब हम सभी लोग लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना आवश्यक है। अलैंगिक जनन में जो था उसमें कोई भी नर जननांग की या मादा जननांग की जरूरत नहीं थी, लेकिन लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे देखते हैं, अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। दूसरी ओर कुछ जंतुओं जैसे केचुआ, जोंक आदि में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। मतलब कि ऐसे जंतु जिनमें नर एवं मादा जनन अंग जो है अलग अलग जंतुओं में पाए जाएं तो उसे हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, वे सभी लोग द्विलिंगी जंतु कहलाते हैं। तो द्विलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? केचुआ है और जोंक है। एक लिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य। इस सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान देते रहिएगा। आगे चलते हैं। नर जननांग में युग्मनज तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज वृद्धि एवं विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। आगे हम चलते हैं। मानव के जननांग एवं निषेचन की क्रिया के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। मानव के जननांग एवं निषेचन। तो मानव के जननांग की संरचना आपके बुक में दी हुई है और मादा जननांग की भी संरचना आपके बुक में दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। पहले उसको हम पढ़ते हैं।
पुरुषों में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्रनलिका होती है जिससे शुक्राणु गति करता हुआ शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म और तथा एक कोश की संरचना होती है। शुक्राणु कहाँ से निकलते हैं? शुक्राणु नर जननांग से निकलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों में इसकी संख्या होती है। यह भी एक सूक्ष्म तथा एक कोश की संरचना होता है। आगे चलते हैं, मादा जननांग के बारे में देखते हैं। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होते हैं। इस जनन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोश का संरचना होती है। अंडाणु भी एक कोश का संरचना होती है। शुक्राणु भी एक कोश की संरचना होती है और अंडाणु भी एक कोश का संरचना होती है। आगे देखते हैं, अंडाणु जो होता है, अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु में संलयित होता है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित हो जाता है। संलयन की क्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है। मादा शरीर के कहाँ होता है? अंदर होता है। और ऐसे निषेचन क्या कहलाते हैं? आंतरिक निषेचन कहलाते हैं। जो निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है वह आंतरिक निषेचन कहलाता है और जो निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है। तो आंतरिक निषेचन आपके आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे कुत्ता है, भैंस है, गाय है, बकरी है, मनुष्य हैं, इन सभी में जो निषेचन क्रिया होती है वह मादा शरीर के अंदर होता है। इसके हट के थोड़ा देखते हैं तो इसकी जो अतिरिक्त प्रक्रिया एक होती है वह मादा शरीर के बाहर भी निषेचन की क्रिया होती है। तो उन सभी को उदाहरण जो है वह मछली है और मेढक है। मछली मेढक में क्या होता है? जो निषेचन होता है वह मादा शरीर के बाहर होता है। इसे हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में शुक्राणु तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है तथा जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मादा शरीर के जो अंदर निषेचन होगा वह आंतरिक निषेचन कहलाएगा और जो मादा शरीर के बाहर निषेचन क्रिया होगी वह बाह्य निषेचन कहलाता है। आगे फिगर में मादा जननांग और नर जननांग के बारे में दिया हुआ है, इसे आप सभी लोग देख लीजिएगा। आगे हम सभी लोग भ्रूण का परिवर्धन पढ़ते हैं। भ्रूण का परिवर्धन निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद या प्रक्रिया के समय ही युग्मनज का जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखते हैं। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्धित होकर भ्रूण में बदल जाता है। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक आदि, आँख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होकर शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है तब यह अवस्था गर्भ कहलाता है और गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म जो है नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है जिसके कारण शिशुओं में माता एवं पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। इसे आप एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह पुरुष और यहाँ पर स्त्री है। पुरुष से निकला शुक्राणु और स्त्री से अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जो है आपस में मिलकर के निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट जो है परिवर्धित होकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं और यह भ्रूण आगे परिपक्व होकर गर्भ हो जाता है और यह गर्भ अपने टाइमिंग को पूरा करने के बाद, अपने समय को पूरा करने के बाद नवजात शिशु में बदल जाता है। इस तरह से हम लोग भ्रूण का परिवर्धन देख लिए। आगे हम सभी लोग जरायुज एवं अंडयुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जरायुज मतलब जो जंतु बच्चे पैदा करते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, वे जरायुज कहलाते हैं। अंडयुज मतलब कि जो जंतु अंडे देते हैं वो क्या होते हैं? अंडयुज कहलाते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं और बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। अध्ययन कर लेते हैं।
आपने अब तक जाना कि कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। ये सब क्या है? जरायुज हैं। ये लोग बच्चे देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक। मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक ये क्या है? अंडयुज कहलाते हैं, क्योंकि ये सब पहले अंडे देते हैं और अंडे के बाद ही इनके बच्चे पैदा होते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं। आगे क्रियाकलाप 2 दिया है, जिसे आपके क्लास में आपके सर जी लोग कराएंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या सीखा? इस पाठ के अंतर्गत हम सभी ने यह सीखा कि जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने सीखा कि जंतुओं में प्रजनन की जो विधियां होती हैं वो 2 विधियां हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक विधि और लैंगिक विधि। लैंगिक विधि मतलब इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक विधि में नर जननांग और मादा जननांग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे हमने सीखा कि वृषण शुक्रवाहिका तथा शिश्न नर जनन अंग हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु तथा वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है तथा निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। आगे हमने सीखा कि मादा शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन तथा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। आगे हमने सीखा कि निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यहीं इसका विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु जन्म लेते हैं। इस तरह से यह हमारा पाठ समाप्त हुआ। साथियों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं के जनन के पाठ का अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।